वंदे मातरम बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 6 जीव प्रक्रम का अंतिम भाग अर्थात भाग 6 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु उत्सर्जन। विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जन। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। एक जोड़ी इसमें क्या होते हैं? वृक्क होते हैं। मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, उत्सर्ग इकाई की रचना, मूत्र निर्माण की क्रिया, पादपों में परिवहन, खुराक का वहन, जल का वहन और इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्न। उत्सर्जन ऐसी जैविक क्रिया जिसमें तरल उत्सर्ग द्रव्य को शरीर से दूर किया जाता है, उस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन कैसी क्रिया है जिसमें तरल उत्सर्ग द्रव्य को शरीर से दूर किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब ये उत्सर्ग द्रव्य क्या है उसकी परिभाषा देखेंगे। जैव रासायनिक क्रियाओं के दौरान उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को उत्सर्ग द्रव्य कहते हैं। विभिन्न प्राणियों में उत्सर्जन। एक कोशिकीय सजीव कोशिका स्तर से तरल उत्सर्ग द्रव्यों को विसरण द्वारा शरीर से बाहर करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय सजीव उत्सर्जन क्रिया के लिए विशिष्ट अंग तंत्र का उपयोग करते हैं। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। यह तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बनता है। वृक्क वृक्क उदर में पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान, तथा इनका रंग जो होता है लाल रंग के होते हैं। इनमें मूत्र निर्माण का कार्य होता है, अर्थात हमारे रुधिर का छनने की क्रिया किसमें होती है? वृक्क में होती है। मूत्र वाहिनी। प्रत्येक वृक्क में से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी मूत्र को मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय मूत्राशय एक थैली जैसी रचना होती है, इसमें मूत्र एकत्रित होता है। मूत्र मार्ग एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, जिससे समय समय पर मूत्र बाहर त्याग दिया जाता है। यह है हमारा उत्सर्जन तंत्र। चित्र में देखिए, दोनों वृक्क जो सेम के बीच जैसे ही दिख रहे हैं और लाल रंग के, ये क्या है? वृक्क। फिर इनमें से निकलने वाली ये वाहिनी, इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। और ये दोनों ओर से आने वाली मूत्र वाहिनियां किसमें खुलती है? मूत्राशय में। और ये है मूत्र मार्ग। उत्सर्ग इकाई की रचना। प्रत्येक वृक्क में अनेक कुंतलाकार नलिकाएं होती है, जिन्हें उत्सर्ग इकाई कहते हैं। प्रत्येक उत्सर्ग इकाई की शुरुआत दोहरी दीवार वाले प्याले नुमा रचना से होती है, कप जैसा होता है, जिसे क्या कहते हैं? बोमेन की थैली। बोमेन की थैली में असंख्य रुधिर केशिकाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। बोमेन की थैली के बाद सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा में बाल जैसी रचना पाई जाती है, जो मूत्र में से पदार्थों को क्या करती है? अलग करती है, उपयोगी पदार्थों को अलग करती है। ग्रीवा के बाद कुंडलित भाग को क्रमशः निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हेनले का दूरस्थ कुंतलाकार भाग कहते हैं। उत्सर्ग इकाई के अंतिम सिरों को संग्राहक नलिका कहते हैं। संग्राहक नलिका वृक्कीय पेल्विस में खुलता है और वृक्कीय पेल्विस मूत्रवाहिनी में खुलती है। यह है उसकी रचना। उत्सर्ग इकाई या नेफ्रॉन भी कहते हैं इसको, उसकी रचना। यह है कपनुमा आकार, इसे कहते हैं बोमेन की थैली। ये कपनुमा आकार क्या कहलाता है? बोमेन की थैली। ये है केशिका गुच्छ। ये ऊपर से रुधिर वाहिनी आ रही है, इसको क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ। ये वाला जो पतला सकरा भाग है, इसको ग्रीवा कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, मतलब ये बोमेन कप के पास वाला भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं निकटवर्ती कुंतलाकार भाग। ये हो गया हेनले का लूप, इसको क्या कहते हैं? हेनले का लूप।
ये आ गया इसका दूरस्थ सिरा अर्थात दूरस्थ कुंतलाकार भाग, और अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। मूत्र निर्माण की क्रिया। वृक्कीय धमनियों द्वारा उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर कहाँ आता है? वृक्क में आता है। तो उत्सर्ग द्रव्य युक्त रुधिर धमनियों द्वारा कहाँ आ गया? वृक्क में। यह रुधिर वक्राणुओं अर्थात नेफ्रॉन के रुधिर केशिका गुच्छ में दाब युक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि उनका जो परिमाण होता है, आकार होता है, बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण उसमें से दाब युक्त रुधिर प्रवाहित होता है, और जिसके कारण रुधिर केशिकाओं में से उत्सर्ग द्रव्य छन कर कहाँ जाता है? कपनुमा आकार में अर्थात वुमेन की थैली में आ जाता है। इस क्रिया को रुधिर केशिकीय निस्यंदन कहते हैं। यह निस्यंदन नलिकामय भाग में से प्रसार होता है। नलिकामय भाग मतलब वही निकटवर्ती सिरा, फिर हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित भाग, उनमें से गुजरता है। तो इसके द्वारा उत्सर्ग द्रव्यों में से उपयोगी पदार्थ जैसे पानी, अमीनो एसिड, खनिज आयनों का रुधिर केशिकाओं द्वारा पुनः शोषण हो जाता है। बाकी बचे उत्सर्ग द्रव्य को क्या कहते हैं? हम मूत्र कहते हैं। मूत्र वाहिनी में से मूत्राशय में जमा हो जाता है। जब मूत्राशय पूरा भर जाता है तब इसमें संकुचन होता है और मूत्र शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगला पादपों में परिवहन। खुराक एवं अन्य पदार्थों का वहन। अभी हमें मालूम है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो वो कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पत्तों में हो रही है, हरे पर्णों में हो रही है। तो पर्णों में प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का वहन विभिन्न भागों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के वहन को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। खुराक का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम और जाइलम अर्थात संवहन ऊतक के बारे में हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो खुराक का वहन फ्लोएम नामक वाहक ऊतक की चालनी नलिका एवं चालनी कोशिका द्वारा होता है। स्थानांतरण ऊर्ध्व और अधो दिशा दोनों दिशाओं में होता है। ऊपर की दिशाओं में भी होता है और नीचे जड़ की ओर भी इसका वहन होता है। तो इसके लिए एटीपी से प्राप्त ऊर्जा पदार्थों के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है। जब सुक्रोज जैसे पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम में होता है, सुक्रोज अर्थात शक्कर जैसे पदार्थ, तो तब ऊतक में क्या होता है? आश्रुति दाब बढ़ता है, मतलब सांद्रता बढ़ती है, जिसके कारण आश्रुति दाब बढ़ता है, जिसके कारण पानी उसमें प्रवेश करता है। यह दबाव द्रव्यों को फ्लोएम से कम दबाव वाले ऊतक की ओर धकेलता है। यह है फ्लोएम। इसमें हम देख सकते हैं ऊपर भी पदार्थ जा रहे हैं और नीचे भी इसका प्रवाह हो रहा है। ये पेड़ों में भी देखें कि भोजन का निर्माण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो रहा है, और वहां से उसका वहन नीचे की ओर भी हो रहा है और ऊपर की ओर भी हो रहा है। मतलब कुछ हार्मोन से अंतःस्राव उनका भी वहन हम किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला है पादपों में परिवहन। पानी का वहन। उच्च कक्षा की वनस्पति में पानी का वहन किसके द्वारा होता है? जलवाहक ऊतक, जिसको हम दारू या जाइलम भी कहते हैं, के द्वारा होता है। पानी के वहन के लिए जलवाहिनी और जलवाहिनी नामक घटक जवाबदार है। तो जाइलम के कौन कौन से घटक जवाबदार है पानी के वहन के लिए? जलवाहिनी एवं जलवाहिनी की। पानी के वहन के लिए वनस्पति के सभी अंगों के जाइलम एक दूसरे के साथ जुड़कर निरंतर तंत्र बनाते हैं। जड़ की कोशिकाएं मिट्टी के सीधे संपर्क में रहती है तथा आयनों का सक्रिय रूप से अवशोषण करती है, जिसके कारण मूल एवं मिट्टी के बीच आयनों की सांद्रता में क्या हो जाता है? अंतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों के पास आयनों की क्या है? कमी है, जबकि मिट्टी में आयनों की मात्रा क्या है? अधिक है। तो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर उसका क्या होता है? परिवहन शुरू होता है। इस अंतर को दूर करने के लिए जल क्या होता है? मूल में प्रवेश करता है। इस प्रकार पानी का वहन जल स्तंभ का निर्माण कर पानी को ऊपर की ओर दबाव पूर्वक धकेलता है। पर ये छोटे पौधों में संभव है, परंतु यदि बड़े पौधे हैं, बड़े पेड़ हैं,
तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए ही हमने चित्र में देखे कि प्रकाश संश्लेषण या श्वसन की क्रिया दौरान क्या होता है, पानी का उत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पत्तियों में से पानी क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाता है। तो वहां क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा। तो वो पानी किससे लेंगे, तने से लेंगे, और तना पानी कहाँ से लेगा, जड़ से लेगा। तो ये एक परिवहन के लिए जवाबदार कारक है, कौन सा, वाष्पो उत्सर्जन। ये है जाइलम। दारू उत्तक है जिसमें दिख रहा है एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाह होता है। मतलब क्योंकि पानी कहाँ से अवशोषित होता है, जड़ों द्वारा ही अवशोषित होता है। पानी का परिवहन अभी और है, किंतु यह दाब उच्च कक्षा की वनस्पति में ऊंचाई तक धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो पानी के अणु का वाष्पीभवन होने से पर्ण की कोशिकाओं में खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण मूल की जाइलम या दारू की कोशिकाओं में से पानी क्या होता है, खिंचता है। तो वनस्पति में हवाई अंगों द्वारा वाष्प के रूप में पानी उड़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन तापमान के नियमन करने के लिए भी सहायक है, तथा दिन के दौरान वायु रंध्र के खुलने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले खिंचाव जाइलम में पानी के वहन के लिए मुख्य चालक बल है। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम। जय भारत।